Hello, my dear friends. Welcome to More Academy. This is the third lecture on the topic of Introduction to Bookkeeping and Accountancy. So, without wasting time, let us go ahead with the lecture. In the previous lecture, we have studied a lot of different concepts in relation to accounts. What we have studied is earlier in the first lecture, we talked about how accountancy is a language subject, accountancy is a history subject. And then in the second lecture, we studied about the ideas of what is the meaning of basis of accounting. We also studied what is the meaning of a cash system, what is the meaning of accrual system. And then in the same lecture, we talked about what do we mean by cash transactions, what do we mean by credit transactions. I created a table, we check different transactions and we try to find out whether those transactions can be considered to be cash transactions or credit transactions. लॉजिक क्या बोला था हम लोगों ने कि जहां पे इमीडिएट पेमेंट होता है उसको बोलना पड़ेगा कैश ट्रांजैक्शन, फिर वो पेमेंट शायद कैश के रूप में किया जाए, गांधी बाबा का नोट रहेगा, और वो पेमेंट शायद क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, बेयरर चेक से, क्रॉस चेक से दिया जाए, लेकिन सेम डेट का रहेगा, नहीं तो पुराने डेट का रहेगा तो भी चलेगा, 3 महीना पुराना रहेगा तो भी चलता है, ऐसा पॉइंट हमने डिस्कस किया था. हाँ, लेकिन अगर फ्यूचर के डेट का रहेगा तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इमीडिएट हाथ में पैसा नहीं गया है. भले ही कागज का टुकड़ा हाथ में इमीडिएटली गया रहेगा तो भी डेट आगे का है, मतलब आज तो कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. ऐसे पॉइंट्स हमने कंसिडर किए थे. फिर हमने और एक पॉइंट कंसिडर किया था कि खाते में लिख दो ऐसा वाला ट्रांजैक्शन रहेगा तो क्या कंसिडर करने का, इट शुड बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स वी हैव स्टडीड. आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं बहुत सारा अलग अलग कंसेप्ट्स, स्पेशल वर्ड्स जो अकाउंट्स में बार बार यूज होंगे इसके आगे, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ. तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक शब्द का अपने को मतलब समझ के लेने का है. अकाउंट्स के नजरिए से वो शब्द का मतलब क्या होगा वो अपने को सीखने का है. सो लेट अस गो अहेड क्विकली नाउ. लेट मी गो अहेड फॉर द ट्रांजैक्शन. ये अपना देख के हो गया था ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, मॉनेटरी, कैश, क्रेडिट, और ये अपना टेबल सॉल्व करके हो गया था. आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग. नहीं तो पिछला लेक्चर देख लीजिए एक बार. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट. तो भाई हमको मालूम है हमको क्या करना है. हिस्ट्री है. हिस्ट्री किसका है? किसी राजा महाराजा का नहीं है, हमारे बिजनेस का है. कौन बना रहा है हिस्ट्री? अपना बिजनेसमैन हिस्ट्री बना रहा है. और कौन रिकॉर्ड कर रहा है हिस्ट्री? अपना अकाउंटेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है. तो हिस्ट्री में रिकॉर्ड करते वक्त वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, आपको याद रहेगा बुक कीपिंग नाम का एक चीज है, अकाउंटेंसी नाम का दूसरा चीज है. अकाउंटेंसी एक्चुअली बड़ा चीज है, उसके अंदर बुक कीपिंग बैठता है. बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होता है, अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्डिंग भी होता है और एनालिसिस भी होता है. सो अकाउंटेंसी इज लाइक अ सरनेम एंड बुक कीपिंग इज लाइक द फर्स्ट नेम. ऐसा सब चीजें हमने कंसिडर किया हुआ था. और वो बुक कीपिंग के अंदर हम बोलते हैं कि जर्नल और लेजर नाम का दो चीजें तैयार होगा. उस जर्नल में, जर्नल नाम के बुक में हम लोग लिखने को जाएंगे और हम जो लिखते हैं उसको हम बोलेंगे कि एंट्री किया. So what is the meaning of entry? Entry means recording of a business transaction in a proper form or method in the books of accounts is called as entry. तो वो जो जर्नल है उसके अंदर जब मैं मेरा रिकॉर्ड लिखता हूं तो बोलूंगा मैंने क्या किया, जर्नल एंट्री किया. और मैं लेजर में लिखता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, लेजर एंट्री किया. एक्चुअली और एक शब्द है लेजर पोस्टिंग किया, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसका क्या मतलब है. अभी इतना याद रखो, जर्नल में लिखा तो जर्नल एंट्री, लेजर में लिखा तो लेजर एंट्री. बुक में लिखना मतलब एंट्री करना. अकाउंट्स में एंट्री शब्द का मतलब क्या है? एंट्री शब्द का मतलब दरवाजा खोल के अंदर आना नहीं है, बल्कि एंट्री शब्द का मतलब होता है यहाँ पे रिकॉर्ड का पहला इंस्टेंस क्रिएट करना. किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट में. कैसे? सर किधर तो मार्जिन में लिख के रखा है, ऊपर लिख के रखा है, छोटा छोटा हैंड राइटिंग में लिख के रखा है, एब्रीविएशंस यूज किया है. ये सब नहीं चलेगा. आपको एंट्री करने के लिए प्रॉपर फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर मेथड को यूज करना पड़ेगा. वही तो मैंने बोला था उसका ग्रामर है, वो ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज एंट्री. ओके, नेक्स्ट पार्ट, दूसरा शब्द है नरेशन. देखिए हिस्ट्री है और ये परमानेंट रिकॉर्ड है, ये हम लोग बाद में भी यूज करने वाले हैं. अगर बाद में यूज करने वाले तो शायद 8 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर से बार अपने को एंट्री देखने का मन किया. 8 साल 10 साल छोड़ दो, 8-9 महीने के बाद में भी अगर तुम एंट्री देखने को जाओगे तो 8-9 महीने पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ था जिसको हमने रिकॉर्ड करके रखा था, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देख के इमीडिएटली क्या क्या हुआ वो याद आएगा, इसका गारंटी नहीं है. सोच के देखो, हमने परसों क्या खाना खाया था वो भी अपने को याद नहीं रहता है. खाना खाया इतना याद रहता है, लेकिन क्या खाना खाया था फट से पूछेगा तो याद नहीं आएगा. कितना खाया था भाई, 2 चपाती खाया था, 1 चपाती खाया था, वो भी फट से याद नहीं आएगा. तो अगर हमको खुद ने खाया हुआ खाना भी फट से याद नहीं आता है
तो इन दैट केस 6-7 महीने पहले, 8-9 महीने पहले किए हुए ट्रांजेक्शन कैसे फटाफट से याद रहेंगे? एंट्री देखने के बाद भी शायद याद नहीं आएगा, अरे ये क्या किया था, कैसे किया था। हमने सामने वाले को पैसा दिया तो क्यों पैसा दिया था? तो क्या करो मालूम है, हम लोग बोलते हैं एंट्री तो कर ही दो, मतलब मन में रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, लिख दो, कागज के ऊपर लिख दो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दो, एंट्री कर दो। एंट्री करने के बाद और एक छोटा सा चीज कर दो कि अगर सपोज 5-6 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद आप उस एंट्री को फिर से देखने को आए, तो तभी आपको अगर फट से याद नहीं आया तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, उस एंट्री के नीचे छोटा सा उसका एक्सप्लेनेशन लिख के रखेंगे। क्या हुआ था? क्या अमाउंट पेड टू मिस्टर ए एज अ लोन, अमाउंट पेड टू मिस्टर बी एज अ गिफ्ट, अमाउंट पेड टू मिस्टर सी अगेंस्ट द बिल विच ही हैज गिवन टू अस। तो मतलब समझिएगा भैया, ए को दिया है वो लोन है, मतलब उसके पास से वापिस आने वाला है, बी को दिया है वो गिफ्ट है, वापिस आने वाला नहीं है, सी को दिया है वापिस कुछ आने वाला नहीं है, इनफैक्ट उसने ही हमको पहले से गुड्स दे के रखा था, उसका पैसा हमने देने का बाकी था, वो पैसा हमने दिया हुआ है, तो हमने अभी हिसाब बराबर कर दिया, हिसाब चुकता कर दिया है, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा। तो ये अपने को फट से समझेगा कैसे, ए को पैसा दिया, बी को पैसा दिया, सी को पैसा दिया, लिख के रखा है, अरे लेकिन क्यों दिया वो तो बताओ। तो वो एक्सप्लेनेशन कि बाबा पर्पज क्या था। कभी कभी हमने सामने वाले को अपना लाइट बिल भर के रखा रहेगा, नहीं तो रेंट भर के रखा रहेगा, नहीं तो सैलरी एडवांस में दिया रहेगा। तो एक आध महीने में अपना मिस्टर एक्स नाम का एम्प्लॉई है, उसको सैलरी दिया है, उसका सैलरी 20,000 है, और हमने उसको सैलरी दे दिया 40,000। मतलब शायद क्या हुआ रहेगा, हमने अगले महीने का सैलरी एडवांस में दिया हुआ रहेगा, लेकिन अभी एंट्री करके रखा कि अपना एक्स को सैलरी दिया, तो समझेगा नहीं कि अगले महीने का सैलरी एडवांस में देके रखा है, इसका मतलब अगले महीने में फिर से सैलरी देने की जरूरत नहीं है। और बाद में सपोज 5-6 महीने का एक्स बोलता है सर मेरा हिसाब नहीं लग रहा है, 1 महीने में आपने सैलरी नहीं दिया था, मैं बोलूंगा ये देख सब है सर, ये 40,000 वो 20,000 तो मेरा गिफ्ट था, बाबा गिफ्ट नहीं था, यहाँ पे लिख के रखा है हमने सब चीजें, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है करके। सो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच द एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड इज कॉल्ड एज नरेशन। इट इज ऑलवेज गिवन इन ब्रैकेट बिलो द पर्टिकुलर एंट्री। याद रखो, लेजर में जनरली हम लोग नरेशन लिखते नहीं है, नरेशन हम लोग जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में जो एंट्री किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जहां पे खत्म होता है उसके नीचे ब्रैकेट में उसका हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा स्टोरी बताने का जरूरत नहीं है, सुबह सुबह मिस्टर ए हमारे यहाँ पे आया, उसने चाय पिया, कुर्सी पे बैठा, 5 मिनट बात किया, फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, क्या हुआ भैया, क्यों पैसा दे रहे हो, क्यों पैसा ले रहे हो, क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दो। और जनरली उसका एक स्पेशलिटी रहता है कि दैट नरेशन स्टार्ट्स विथ आइदर द वर्ड बीइंग और द वर्ड फॉर। नरेशन का शुरुआत का पहला शब्द क्या रहेगा, एक तो बीइंग शब्द रहेगा, नहीं तो फॉर शब्द रहेगा, कि ये एंट्री क्यों किया, दिस एंट्री इज डन फॉर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन, और दिस एंट्री इज डन बीइंग, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंट्री, ऐसा करके वो नरेशन लिखा जाता है। तो नरेशन कहां पे रहेगा, जर्नल में रहेगा। जर्नल में कहां पे रहेगा, एंट्री से पहले किया जाएगा कि एंट्री से बाद में किया जाएगा, एंट्री से बाद में किया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और स्पेशलिटी क्या है, नरेशन की शुरुआत हमेशा कौन से शब्द से होती है, बीइंग नहीं तो फॉर, ये शब्द से होती है। जनरली आप लोग याद रखो, हम लोग एग्जाम के लिए बीइंग शब्द लिखेंगे, फॉर शब्द ज्यादा लिखने वाले नहीं है। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया कि आप लोग अभी हमने कैश सिस्टम नहीं तो अक्रूवल सिस्टम, मतलब कैश बेसिस नहीं तो अक्रूवल बेसिस, कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर लिया है, उसके हिसाब से हमने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का सिस्टम चालू कर दिया है। अब उसके अंदर अपने को क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ एंट्री। एंट्री कहां पे किया जाएगा, जर्नल में भी होगा, लेजर में भी होगा। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड एज एंट्री। एंड एंट्री के नीचे क्या रहेगा, एंट्री का एक्सप्लेनेशन, दैट इज जनरली ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इट जनरली स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग और फॉर, और उसको बोलते हैं हम लोग नरेशन। एंड नाउ कम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड। क्या ताकत है उस शब्द के अंदर, जिसको ये वर्ड का मतलब समझा उसको पूरा अकाउंट्स समझना चालू हो जाएगा। देखो क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स रिफर टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। These are purchased or manufactured for the purpose of sale to earn profit. मतलब किसको गुड्स बोलना है, इसका हमने फीचर बता के रखा हुआ है। चावल को गुड्स बोलो, गेहूं को गुड्स बोलो,
फ्रूट्स को गुड्स बोलो, ट्यूबलाइट को गुड्स बोलो, मोबाइल को गुड्स बोलो, रेफ्रिजरेटर को गुड्स बोलो, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग। हम लोग बोल रहे कि तुम कौन सा बिजनेस करते हो पहले ढूंढो। अगर तुम मोबाइल बना के बेचने का बिजनेस करते रहोगे तो मोबाइल तुम्हारे लिए गुड्स है। उसकी कीमत भले 1 लाख क्यों होने दो, एप्पल कंपनी के लिए आईफोन गुड्स है। हमारे लिए वो 1.5 लाख का, क्या 1.25 लाख का, जैसा आप लोग कौन सा वर्जन लोगे उसके हिसाब से, जो मॉडल लोगे उसके हिसाब से आपका खर्चा चेंज हो जाएगा। हमारे लिए वो शायद एसेट बन सकता है। सर एसेट का मतलब क्या, आगे डिस्कस करूंगा। तो हमने परचेस क्यों किया, बेचने के लिए परचेस नहीं किया। हमने परचेस क्यों किया, यूज करने के लिए परचेस किया। और यूज भी कब करेंगे, आज यूज करेंगे कल दूसरा लेंगे, ऐसा नहीं है। आज यूज करेंगे, बाद में और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक यूज करते रहेंगे। बाद में शायद जरूरत पड़ी तो उसको रिप्लेस कर देंगे, या फिर चेंज कर देंगे, या फिर फेंक देंगे। तो हमारे लिए एप्पल का आईफोन शायद एसेट बन जाएगा, हमारे लिए रेफ्रिजरेटर एसेट बन जाएगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर बनाने वाला कंपनी रहेगा, सैमसंग रहेगा, एलजी रहेगा, और कोई या हायर वायर कोई तो कंपनी रहेगा, हिताची विताची कंपनी रहेगा, मुझे पता नहीं, आप अलग अलग कंपनी देख सकते हो। उस कंपनी के लिए रेफ्रिजरेटर क्या बन जाएगा, गुड्स, क्योंकि दे आर मैन्युफैक्चरिंग द रेफ्रिजरेटर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम बट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम एंड टू अर्न प्रॉफिट। तो कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी को डेल कंपनी रहेगा, नहीं तो क्या तुम्हारा और लिनोवो रहेगा, नहीं तो और कोई कंपनी रहेगा, उनके लिए कंप्यूटर क्या है, उनके लिए कंप्यूटर गुड्स है। तो गुड्स क्या है, इसके लिए उसका कीमत देखने की जरूरत नहीं है। उसकी कीमत शायद ज्यादा रहेगी, उसकी कीमत शायद कम रहेगी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज तुम इस चीज को परचेस क्यों कर रहे हो, नहीं तो बना क्यों रहे हो। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग कंसर्न रहेगा तो तुम इसको परचेस करके बेचने वाले हो क्या, और अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा तो ये रॉ मटेरियल परचेस करके इसको मैन्युफैक्चर करके तुम खुद खाने वाले हो कि बेचने वाले हो, वो बताओ। तो इफ यू आर परचेसिंग फॉर सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेलिंग, दैट मींस दे आर योर गुड्स। फिर उसका साइज कितना भी बड़ा रहने दो या फिर छोटा रहने दो, उसका क्वांटिटी कितना भी बड़ा रहने दो या फिर छोटा रहने दो, उसका वैल्यू कितना भी बड़ा रहने दो नहीं तो छोटा रहने दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। कंडीशन है कि तुमने जब परचेस किया तो किस कारण से परचेस किया, तुमने जब मैन्युफैक्चर किया तो किस कारण से मैन्युफैक्चर किया, तुम कारण बताओ, हम बताएंगे कि ये तुम्हारे लिए गुड्स है कि तुम्हारे गुड्स नहीं है। तो अभी सोच के देखो, इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाले कंपनी के लिए एयर कंडीशनर एसेट बन सकता है, क्योंकि वो शायद एयर कंडीशनर को परचेस क्यों करता है, अपने फैक्ट्री में लगाने के लिए, अपने ऑफिस में लगाने के लिए, खुद यूज करने के लिए। एयर कंडीशनर को परचेस करके वो बेच नहीं रहे। इन दैट केस उनके लिए एयर कंडीशनर क्या बन जाएगा, उनके लिए एयर कंडीशनर गुड्स नहीं रहेगा, एसेट बन जाएगा। रेफ्रिजरेटर बनाने वाले कंपनी के अंदर जो फर्नीचर रहेगा, जो प्लांट रहेगा, मशीनरी रहेगी, रेफ्रिजरेटर बनाने वाले कंपनी के लिए जो जमीन रहेगी, फैक्ट्री बिल्डिंग रहेगी, उस फैक्ट्री के अंदर घूमने वाला फैन रहेगा उधर, तो ये सब चीजें क्या बन जाएगी, उनके लिए गुड्स नहीं है, वो एसेट बन जाएंगी। क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग परचेस क्यों किया, यूज करने के लिए। फैक्ट्री का लैंड क्यों परचेस किया, यूज करने के लिए। वो फैन क्यों परचेस किया, यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं बाबा लोग। तो जो चीज हम खरीदी करते हैं बेचने के लिए, नहीं तो बनाते हैं बेचने के लिए, वो क्या बन जाता है, हमारा गुड्स। और जो चीज हम लोग खरीदी करते हैं यूज करने के लिए, खरीदी करते हैं अपने बिजनेस को या फिर अपने काम करने के तरीके को इंप्रूव करने के लिए, वो हमारा गुड्स होने वाला नहीं है। कीमत से फर्क पड़ता नहीं है, साइज से फर्क पड़ता नहीं है, क्वांटिटी से फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि उसको बनाने का या फिर परचेस करने का मकसद क्या था, त्याच्या मागचा हेतू काय होता, is the most important thing which is required to be understood for the purpose of defining a particular thing as goods. इसका मतलब सर एक खतरनाक चीज हो सकती है कि सर जो लैंड में डील करता है उसके लिए लैंड कैन बी कंसिडर्ड एज गुड्स, यस, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटेंसी यस। शायद लॉ के लिए कुछ अलग चीज बन सकती है, तो लॉ बोलेगा नहीं वो प्रॉपर्टी है, गुड्स मत बोलो, वो अलग बात है। बट एनीवे हम तो अभी अकाउंट्स के स्टूडेंट है। आप जब मेरे पास लॉ सीखने को आओगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि बाबा अकाउंट्स के हिसाब से अलग है और लॉ के हिसाब से अलग है। एट दिस मोमेंट वी कैन स्पेसिफाई दैट जिसको जमीन बेचने का है वो जमीन खरीदी करता है किस लिए, बेचने के लिए, मतलब उसके लिए जमीन क्या बन गया, गुड्स। कोई बिल्डर है बड़ा वाला तो उसके लिए बिल्डिंग क्या बन गया, गुड्स। तुम जो चीज को परचेस करते हो बेचने के लिए, बनाते हो बेचने के लिए, वो चीज तुम्हारे लिए गुड्स है। I hope it is clear to all of you. Okay, so this is a very important definition. It will help you to understand ultimately जब हम अपना अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक करने वाले अकाउंट्स का सिंगल एंट्री यानी
फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, तभी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। गुड्स को अलग जगह पे लेके जाना पड़ता है और जो गुड्स नहीं है उसको अलग जगह पे लेके जाना पड़ता है उस एनालिसिस रिपोर्ट में। ओके, सो 3 डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आई हैव टॉट यू। एंट्री का मतलब क्या? दरवाजा खोल के अंदर आना नहीं है। एंट्री का मतलब है जर्नल एंट्री करना है। नरेशन का मतलब क्या? एंट्री का एक्सप्लेनेशन लिख के रखना है, क्योंकि एक दिन में 100 हजार ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कौन याद रखेगा कभी किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन कैसे किया था? लिख के रखा है लेकिन अभी याद नहीं आता उसका रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस लिख के रखेंगे। बीइंग से स्टार्ट होगा, नहीं तो फॉर से स्टार्ट होगा। और गुड्स का मतलब क्या है? तो द थिंग विच इज आइदर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय अस फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द सेम। सर ये क्या डायग्राम बना के रखा है सर? दोस्तों नई चीजें लगता है। यस, अब हम और नए शब्द सीखने को जाने वाले हैं। वो बीच में जो फैक्ट्री जैसा दिख रहा है आप लोगों को, वो फैक्ट्री मतलब मेरा बिजनेस ऐसा सोचो। उसके एक साइड में एक आदमी बैठा है टाई वाई लगा के, वो कौन है? एक साइड में कुछ तो बैंक जैसा दिख रहा है, वो क्या है? और एक साइड में एक काला कलूट आदमी दिख रहा है, सर क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है करके। तो बिजनेस स्टार्ट करने का है अपने को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव डन इज दैट मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट करने का है हमको, मतलब मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं। बिजनेस मुझसे अलग है ऐसा कंसिडर कर रहा हूं। मुझे घर से बाहर निकलने का, मैं चलना चालू करता हूं तो मैं और मेरे पैर एक ही है, लेकिन मुझे बाइक से जाने का है तो मुझे बाइक को किक स्टार्ट करना पड़ता है, तो बाइक और मैं अलग अलग है। मुझे बाइक को चालू करना पड़ता है, मुझे बिजनेस को चालू करना पड़ता है, तो बाइक और मैं अलग है। वैसे मैं और मेरा बिजनेस अलग है, याद रखने का है। मैं और मेरा बिजनेस अलग है। उस बिजनेस को चालू करने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे बिजनेस में कैपिटल लाना पड़ेगा। कौन लाता है कैपिटल? ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है। ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है। ये कैपिटल वो एक्सपेक्ट करता है कि जब बिजनेस कभी बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के चालू होते वक्त मैंने लाया हुआ है, तो मैं वापस कब लेके जाऊंगा? जब बिजनेस बंद हो जाएगा, सब लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा, उसके बाद में जो भी कुछ बचेगा वो फिर से मुझे मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल। So what is the meaning of capital? Capital means the initial contribution, पहला contribution by the owner to the business. सर वो खुद ही बिजनेस चला रहा है, वो खुद ही ओनर है, तो किसको पैसा दे रहा है? एक हाथ से लेगा एक हाथ में रखेगा, तो सर इसको थोड़ी बोलते हैं ट्रांजैक्शन। आपने ही बोला था ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 लोग जरूरी होते हैं, तो सर कैपिटल कैसे बोलेंगे? मैं बोलूंगा यस, बहुत अच्छा दिमाग है तुम्हारा, तुमको बराबर याद है कि ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं। लेकिन भैया मैंने अभी अभी ये भी बताया आप लोगों को कि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम मतलब ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। वो जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो हमारा अकाउंटेंट नहीं है, वो बिजनेस का अकाउंटेंट है। और वो बिजनेस के ऑफिस में बैठ के बोलेगा कि ओनर ने घर से पैसा लाया, किस लिए? बिजनेस के लिए। किसने पैसा दिया? ओनर ने। किसको पैसा दिया? बिजनेस को। मैं किसका अकाउंटेंट हूं? मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूं। शायद वो ओनर का बिजनेस उसके घर से ही चलता रहेगा, शायद वो अकाउंटेंट ओनर के घर में ही बैठा रहेगा, फिर भी बोलेगा सर ओनर ने खुद का पैसा बिजनेस को दिया हुआ है। क्योंकि भले ही आपको बिजनेस अलग से दिखता नहीं रहेगा, फिर भी बिजनेस का खुद का अलग एग्जिस्टेंस है, और उस बिजनेस को चालू करने के लिए, उसके अंदर प्राण फूंकने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए बिजनेसमैन ने सबसे पहले उसको पंपिंग किया हुआ है। और वो जो पहला पंपिंग किया है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। द एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। सर ये क्या चीज है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज? समझेगा समझेगा, टेंशन मत लो। द इक्वेशन फॉर दिस इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अभी जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए बोल के रखता हूँ, कुछ कुछ चीजें आप खुद ब खुद दिमाग चला के कर सकते हो कि सर हम कैपिटल किसको बोलेंगे, कैपिटल, या फिर एक इक्वेशन बना के रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। लेट मी कंसिडर द इक्वेशन। या दिस इज द पेन नाउ। ओके, इक्वेशन क्या रहेगा मेरा? पहला इक्वेशन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। सर अभी तो सिर्फ आपने कैपिटल शब्द का प्रयोग किया था और 2 बाकी के शब्द, ये कुछ तो लायबिलिटीज कुछ तो बोला है, और बोलने के टाइम लायबिलिटीज बोलते हो, लिखने के टाइम सिर्फ लायब लिखते हो, तो सर कुछ तो अलग ही लगता है वो। हाँ ये सिखाने वाला हूँ, टेंशन मतलब वो भी सिखाऊंगा। लेकिन एक इक्वेशन बना के रखा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अभी इससे और 2 इक्वेशन आप बना सकते हो, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, नहीं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। 5 + 3 इज इक्वल टू 8। इसी का दूसरा मतलब 8 - 3 इज इक्वल टू 5 एंड 8 - 5 इज इक्वल टू 3। ये तो किसी को भी समझेगा। वैसे ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी मतलब एसेट्स, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल,
एंड एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी इज अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं हम लोग इसको. तो इसको कभी जिंदगी में भूलना नहीं है. अपने लिए अभी अपना शुरुआत का पहला प्राण फूकना है. कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट इज द बेसिक थिंग व्हिच वाज आल्सो टोल्ड टू अस बाय आवर फादर ऑफ अकाउंटेंसी Fra Luca Pacioli. I hope you have not forgotten 1494. हाँ, तो एक्सेस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल. क्यों? क्योंकि मैंने इक्वेशन बताया आपको अभी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. जितना कैपिटल है प्लस जितना लायबिलिटी है उन दोनों को यूज करेगा जो जो टोटल आएगा दैट मस्ट बी द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स. फिर टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को हटा दूंगा तो मुझे कैपिटल मिल जाएगा. कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो याद रखना, बिजनेस के अकाउंटेंट को ये हमेशा हमेशा मन में याद रखना पड़ता है कि भले ही वो ओनर है, सामने उधर से अपने को पैसा दे रहा है बिजनेस चलाने के लिए, तो भी ये पैसा कभी ना कभी उसको वापस करना है. बाकी के लोगों को तो हमको पैसा वापस कब करना है उसका डेट्स फिक्स रहेगा. बैंक के पास से लोन लेंगे, बोलेंगे मंथली इतना इतना पेमेंट करो. किसी के पास से गुड्स परचेस करेंगे क्रेडिट पे, तो बोल के रखेगा 2 महीने के अंदर वापस करो, 3 महीने के अंदर पैसा दे दो, वगैरह वगैरह. तो बाकी सब लोग तो पैसा वापस कब करने का उसका डेट बता के रखेंगे. ओनर उसका डेट नहीं बताएगा तो भी उसका भी पैसा वापस करना पड़ेगा. शायद जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक वापस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन बचा कुचा पैसा अकाउंटेंट उसको उठा के घर पे लेके नहीं जा सकता है. दैट मनी ही शुड गिव बैक टू द ओनर. So capital is the liability of the business as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of the business. तो अगर मैं बोलता हूं कि ये भाई साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ओनर है और ये अपना बिजनेस है, तो फिर ओनर ने दिया वो क्या बन गया? कैपिटल. ओनर ने बिजनेस को दिया वो कैपिटल बन गया. और बिजनेस ने ओनर को दिया तो क्या, वो बाद में देखूंगा, अभी नहीं. अभी इतना याद रखो पहले कि कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस को दी हुई चीज है. जब बिजनेस बंद होगा तब ये पैसा वापस करना पड़ेगा. बाकी सब लोगों का पैसा कब वापस करने का इसका डेट्स पता रहता है. ओनर का पैसा हम कब वापस करते हैं? बिजनेस जब पूरा बंद हो जाएगा तब वापस करते हैं. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिख के रखा है, ऐसा मैं कंसीडर करता हूं. कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. ओके, लेट मी गो अहेड नाउ. अगला पॉइंट है लायबिलिटीज. सर लायबिलिटी का मतलब क्या है? डेफिनेशन देख लीजिए, पहले स्पेलिंग देख लीजिए. लायबिलिटीज LIABILITIES, लायबिलिटीज. जैसा बिजनेस चालू करने के लिए पहले प्राण फूकता है कौन? तो ओनर. उसमें जो प्राण फूक है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. उसके अलावा बाकी के लोग भी बिजनेस में थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी ताकत दे सकते हैं. तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने इसके पहले एक बार बोला था कि अकाउंटेंसी क्या है. जैसा वो हनुमान है वैसा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उसका इवोल्यूशन होते जाता है, उसको अलग अलग लोग पावर देते जाते हैं. जब मैं इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग का बात कर रहा था फर्स्ट लेक्चर में, तब मैंने बोला हुआ था, देखा नहीं रहेगा लेक्चर तो जाके देखना भैया, बहुत अच्छा लेक्चर है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. तो उसी तरीके से मैं बोलता हूँ बिजनेस भी ऐसे ही है. बिजनेस को जन्म किसने दिया है? ओनर ने. जन्म देते वक्त ओनर ने उसको जीवन दिया हुआ है, लेकिन बाद में उसको और पावर भी देते बाकी के लोग. जिस तरह से आपका जन्म होने के बाद आपको मम्मी डैडी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में चाचा, मामा, मौसी, चाची, दीदी, दादा, कोई अलग अलग लोग, वो भी आपको अलग अलग तरीके से मदद करते रहते हैं. वैसे बिजनेस के लिए बाकी के लोग भी पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज. द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस नॉट टू द ओनर but to others is called as liability. It is a debt or an amount due, DEBT, debt, DATE, debt. Debt नाही म्हणत मी, debt म्हटलं मी. काही जण डेप्ट म्हणतात, डेप्ट नका म्हणू, डेट म्हणा. डेट or the amount due from the business to others for the benefit received by the business unit. For example, loan taken. तो भैया ये जो है ना बैंक, एक मिनट, हाँ इसको पेन में कन्वर्ट करता हूँ. हाँ जी, आ गया मेरा पेन. अरे लेजर पॉइंटर हो गया, सॉरी. चलो जल्दी. या दिस इज द पेन. तो ये कौन है? अपना बैंक है. तो बैंक ने बिजनेस को जो पैसा दिया, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो कैपिटल, और बैंक ने बिजनेस को पैसा दिया तो मैं बोलूंगा नाउ दिस इज अ लायबिलिटी. ओके, इट कैन बी लोन टेकन, इट कैन बी क्रेडिटर्स, इट कैन बी बैंक ओवरड्राफ्ट, इट कैन बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. तो लायबिलिटी दो तरीके का होता है. एक कौन सा लायबिलिटी? फिक्स्ड लायबिलिटी. मतलब वो पैसा अपने पास आया हुआ है और हमको पैसा ही वापस देना है. ठीक से सुनिएगा, पैसा अपने पास आया हुआ है और हमने पैसा ही वापस देना है, तो मैं बोलूंगा
और वो पैसा वापस कब देना है? जब पैसा अपने पास आया है उसी साल वापस करने की जरूरत नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 years, मे बी 7 years, मे बी 10 years, बाद में पैसा वापस करने का है, तो मैं बोलूंगा नाउ दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लायबिलिटी। तो नंबर 1 लिया क्या? पैसा। नंबर 2 देने के वाले को क्या? पैसा। लेकिन लिया कब? अब। और वापस दोगे कब? एक तो लमसम में एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड विच इज अ लॉन्ग पीरियड, और इंस्टॉलमेंट में over a period of time, but that time period is far larger, far bigger, far longer than one accounting year. ऐसा लायबिलिटी रहेगा तो उसको क्या बोलने का है? फिक्स्ड लायबिलिटी। तो जनरली यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है बैंक लोन। आप में से कोई कोई लोग थोड़ा ज्यादा होशियार रहेंगे, टीवी को ठीक से देखते रहेंगे, सिर्फ सीरीज वीरीज नहीं देखते रहेंगे, आई कुटे काय करते वगैरह म्हणून, नहीं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, थोड़ा और भी टीवी पिक्चर सॉरी टीवी का चैनल देखते रहेंगे, स्पेशली न्यूज चैनल सीएनबीसी वगैरह, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते रहेंगे, तो आपको एक शब्द पता रहेगा, डिबेंचर्स। तो बैंक लोन क्या है? फिक्स्ड लायबिलिटी है। डिबेंचर्स क्या है? फिक्स्ड लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फिक्स्ड लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब क्या? पैसा वापस देने का जिम्मेदारी किसको? ओनर को रहेगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल, और बाहर वालों को रहेगा तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी। आई रिपीट, ओनर को देने का तो वो भी लायबिलिटी है, बाहर वालों को देने का तो वो भी लायबिलिटी है। सिर्फ फर्क क्या है? ओनर को वापस कब करने का इनडेफिनेट पीरियड है, जब बिजनेस बंद होगा तब वापस करेंगे, और लायबिलिटी को कब वापस करने का ये डेफिनेट पीरियड है। उन्होंने बोल के रखा इतना टाइम के अंदर देने का, तो इतने टाइम के अंदर देने का ये वाला जो वर्डिंग है, उसमें अगर वो पेमेंट का डेट 1 साल से भी काफी दूर है तो हम बोलेंगे वो क्या बन गया? फिक्स्ड लायबिलिटी। और अगर सपोज वो 1 साल से कम दूर है, और यहाँ पे शायद हमने उसके पास से क्या लिया है? पैसा लेके पैसा वापिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि शायद शायद ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, होता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन शायद एक तो हमने सामने वाले के पास से गुड्स लिया है और पैसा देने का बाकी है, नहीं तो सामने वाले के पास से सर्विसेज लिया है और पैसा देने का बाकी है, नहीं तो सामने वाले के पास से फैसिलिटी लिया है और पैसा देने का बाकी है, और वो पैसा हम जल्द से जल्द वापस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पैसा हम लोग शायद 1 महीने के अंदर वापस देंगे, 15 दिन के अंदर वापस दे देंगे, या फिर 3 महीने के अंदर दे देंगे। तो मैं बोलूंगा अभी ये क्या बन गया? दिस इज नॉट अ फिक्स्ड लायबिलिटी, दिस इज अ करंट लायबिलिटी। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी करंट कंटिन्यूस भागता रहता है, फटाफट आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो हमने गुड्स लिया, पेमेंट करने का बाकी है, खाते पे लिख के रखा था, तो ये क्या बन गया अपना? क्रेडिटर। मतलब क्या बन गया? क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी। हमने लैंडलॉर्ड के पास से उसका फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं तो ऑफिस बिल्डिंग यूज करने का हक लिया हुआ है, फैसिलिटी लिया हुआ है, लेकिन रेंट हम लोग बाद में देने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा वो? करंट लायबिलिटी। बाबा रेंट अपना पेंडिंग रहेगा पेमेंट करने का, तो करंट लायबिलिटी। सर लायबिलिटी बट टू बी पेड एट द अर्लीस्ट, कैन नॉट बी पेड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 10 years, वो चलेगा ही नहीं वहां पे, तो इट इज कॉल्ड एज अ करंट लायबिलिटी। हमने वर्कर के पास से काम करवा के लिया, किसी प्रोफेसर के पास से काम करवा के लिया, उसका बिल आ चुका है लेकिन उसको हमने अभी तक सैलरी दिया नहीं है, नहीं तो उसका पेमेंट किया हुआ नहीं है, तो क्या बन गया? करंट लायबिलिटी। जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, ज्यादा पेंडिंग रखेंगे तो अपना नाम खराब हो जाएगा कि ये बिजनेस पैसा देता नहीं है, तो लोग अपने पास काम करने को नहीं आएंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक के पास से टेम्पररी पीरियड के लिए पैसा लिया और इमीडिएटली पैसा भर दूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी। तो ये कौन है? ये है तुम्हारे क्रेडिटर्स। नहीं तो कौन है? सर्विस प्रोवाइडर्स। नहीं तो कौन है? फैसिलिटी ओनर्स। ये लोग भी अपने को दे रहे, तो ये ऊपर वाला कौन है तुम्हारा? फिक्स्ड लायबिलिटी है, और नीचे वाला कौन है तुम्हारा? करंट लायबिलिटी है। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ। तो बाहर के लोगों ने जो जो दिया ये सब क्या बन गया? ये सब बन गया है लायबिलिटी। और घर के लोगों ने जो जो दिया, सर ये दूसरा एरो मार्क क्यों किया है? बताता हूँ, टेंशन मत लो, आएगा सब आएगा। घर के लोगों के साथ जो हो गया वो भी लायबिलिटी ही है, लेकिन फिर भी उसको हम बोलेंगे कैपिटल, क्योंकि इट इज डीलिंग विद दी ओनर्स। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो मैंने एग्जांपल दिया था, क्रेडिटर हमने गुड्स परचेस किए थे, और गुड्स परचेस किए तो इन दैट केस पेमेंट करने का बाकी रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ, एन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी। अभी वो दूसरा एरो मार्क जो है ना, दूसरा एरो मार्क, उसका जगह आगे देखो, ड्राइंग्स। जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, फिक्स्ड लायबिलिटीज बोलो, करंट लायबिलिटीज बोलो, उनको तो पता है उनका पैसा कब वापस मिलेगा। ओनर ने आज पैसा दिया है,
और हम उसको बोल रहे थे बिजनेस बंद होगा तो पैसा वापस मिलेगा, तो बोलेगा सर मेरा घर कैसे चलेगा? अगर मैं जॉब को लगता था तो मेरा घर का जो भी कुछ किराना माल का सामान है, मेरा लाइट बिल है, मेरा न्यूज़पेपर का बिल है, मेरा नेटफ्लिक्स का चार्जेस है, ये सब चीजों को पे करने के लिए मुझे हर महीने के लिए सैलरी मिलता था, उससे मैं घर का खर्चा चलाता था सर। अब बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलेगा डायरेक्टली बिजनेस खत्म होने के बाद, बिजनेस खत्म कब करूंगा पता नहीं। तो सर दिस इज नॉट डन। हम बोलेंगे नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, उधर तुमको सैलरी मिलता है, यहाँ पे तुमको सैलरी मिलने का सवाल नहीं, क्योंकि तुम तुम्हारा बिजनेस के ओनर हो, अपने पास से क्या सैलरी लोगे? तो सर मेरा घर कैसे चलेगा? तो ठीक है, तुम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा बिजनेस में से विड्रॉ किया करो। तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिपेड बोलेंगे क्या? वो एक्चुअली स्पीकिंग ऐसा देखा जाए तो कैपिटल रिपेड ही है, लेकिन हम उसको अलग नाम देंगे, उसका नाम रखेंगे हम लोग ड्रॉइंग्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ड्रॉइंग्स, DRAWINGS। तो ड्राइंग मतलब वही अपना वो स्कूल में जो ड्राइंग का पीरियड रहता था वो वाला ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉवल। आपने ये तो वर्ड सुना रहेगा, बैंक में क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो, नहीं तो विड्रॉवल करते हो। विड्रॉवल, उसमें से विथ निकाल दिया, ड्रॉवल, ड्रॉवल का क्या बन गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब क्या है? टेकिंग इट आउट, taking it out from the business is called as drawings. I hope it is clear to all of you. Okay, so जब बिजनेसमैन घर से पैसा बिजनेस में डालेगा, कैपिटल। जब बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा घर पे लेके जाएगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग सिर्फ कैश में होगा इसका गारंटी नहीं है, कभी कभी बिजनेसमैन गुड्स लेके जाएगा, बिजनेस के अंदर का गुड्स घर पे लेके जाएगा, हम बोलेंगे वो भी ड्राइंग्स। कभी कभी बिजनेसमैन के घर का खर्चा, बिजनेसमैन के घर का खर्चा बिजनेस करेगा, तो भी हम बोलेंगे क्या है? ड्राइंग्स। एग्जांपल, उसके बच्चे का स्कूल फीस बिजनेस ने भर दिया, उसके बच्चे का स्कूल फीस था, तो पे करने का जिम्मेदारी किसका था? उसका खुद का पर्सनल सेविंग अकाउंट से जाना चाहिए था पैसा, बट गलती से उसने बिजनेस के अकाउंट से पैसा दे दिया। हम बोलेंगे ठीक है ना, दे दो पैसा, ड्राइंग्स बोल देंगे। उसके बच्चे का शादी था, एजुकेशन का खर्चा था, वो उसने बिजनेस के अकाउंट में से कर दिया, हम बोलेंगे ठीक है। तो जब तू लेके आया तो कैपिटल, जब तू लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स, और जब बिजनेस बंद होगा तब वो बोलेंगे कैपिटल रीपेड। तब तक, जब तक बिजनेस बंद नहीं है तब तक हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ओनर, बिजनेस, कैपिटल, बिजनेस, ओनर, ड्राइंग्स। Outsiders, liabilities. Long-term liabilities are called as fixed liabilities. Short-term liabilities are called as current liabilities. This is the first part of the business. Okay. Let us consider the next point. Contingent liabilities. अभी ये बहुत मस्त पॉइंट है। कंटिंजेंट मतलब जो हुआ है या फिर होने वाला है, इसके बारे में हमारे पास कुछ गारंटी नहीं है। जो हुआ है या फिर होने वाला है उसके बारे में हमारे पास कुछ गारंटी नहीं है, शायद हो भी जाए, शायद ना हो जाए, कुछ पता नहीं। सर आपने हमको पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में सिखाया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने हमको सिखाया था कि अकाउंट्स मतलब हिस्ट्री है, रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग में अपने को क्या सोचना पड़ता है? दो अलग अलग बेसिस, एक्चुअली तीन बेसिस है। तीसरा बेसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इलीगल है, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड बेसिस। रह गए दो, एक कौन? अक्रूवल, दूसरा कौन? कैश। तब मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? वो बड़ा किला है और किले की दीवार है, उस दीवार के ऊपर एक कोई तो सोल्जर खड़ा है और वो दूर का देखने का कोशिश कर रहा है कि भैया सामने से एनिमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे आगे हिल्स है, उस हिल पे से एनिमी का सोल्जर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नीचे दरवाजा भी है, दरवाजे के वहां पे जो सोल्जर खड़ा है उसको कुछ दिखता नहीं, चौकीदार को कुछ दिखता नहीं। जब उसको दिखेगा तब तुम बोलोगे एनिमी आया, दैट मींस तुम कंसिडर कर रहे हो कैश सिस्टम। और जब ऊपर वाले को दिखता है तुम बोलोगे एनिमी आ रहा है, तो बोलेगा अक्रूवल सिस्टम। वो बोलेगा सर एनिमी आ चुका है, बोलोगे किधर? नहीं सर उधर है, फिर यहाँ पे अच्छा भी आया, मतलब दो बार बोलना पड़ेगा, नंबर 1 उधर से दिखा और नंबर 2 इधर पहुंचा, ऐसा दो चीजें बोलेगा अक्रूवल सिस्टम। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या है कि अभी तक ये एनिमी है कि नहीं है वही पता नहीं चला है, हमको इतना दिख रहा है। वो उधर, मैं किधर खड़ा हूं? दरवाजे के वहां पे नहीं खड़ा हूं, मैं उस किले के वॉल के ऊपर खड़ा हूं, वॉच टॉवर जो रहेगा वहां पे खड़ा हूं, त्याचा जो बुरुज असेल, टेहळणी बुरुज, तिकडे उभा आहे मी आणि तिकडनं बघतोय। आता मला समोरच्या डोंगरावरती काहीतरी दिसतंय, हालचाल दिसते, पण मला कळत नाही ते आपल्याकडे येत आहेत का दुसरीकडे चाललेत, ते शत्रू आहेत, आपल्यावरती हल्ला करायला येत आहेत का नहीं, का माहिती नहीं। अभी तक मुझे पता नहीं है कि वो हमला करने के लिए आने वाले लोग हैं कि, लेकिन कुछ तो दिख रहा है भैया, लिख के रखो, शायद आ भी सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है। तो सर एंट्री करना पड़ेगा क्या? तो डर, टेंशन वाली चीज है, क्योंकि एंट्री किसका होता है? जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका एंट्री होता है, जो हिस्ट्री हुआ है उसका एंट्री होता है। तो ये तो सर अभी तक गारंटी नहीं है कि अपने साथ होने वाला है करके। मैं बोलूंगा यस, इसका एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसको एक चीज, छोटा एनालिसिस का रिपोर्ट के नीचे एक छोटे से नोट में लिख के रखेंगे कि ऐसा आज तो दिख रहा है,
शायद अगले साल समझेगा कि बाबा ये सचमुच में अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंपनी के ऊपर एक वर्कर ने केस दाखिल करके रखा हुआ है कि उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया और बोलता है कि कंपनी के इनएफिशिएंसी की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, तो मुझे मेरा नुकसान का कंपेंसेशन दे दो। अब जज साहब क्या बोलेंगे पता नहीं। जज साहब ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी की गलती है तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, और जज साहब ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, कंपनी की गलती नहीं है, वर्कर की गलती है, तो कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं। तो आज जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, और हमको अभी अपना एनालिसिस का रिपोर्ट बनाने का बाकी है, उस वक्त कैश तो पे किया ही नहीं। कैश पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इसका भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि केस चालू है, अभी तक केस पूरा हुआ नहीं है, सुलझा नहीं है, जजमेंट आया नहीं है। So neither cash is paid nor the obligation to pay the cash is created. Neither cash is paid nor the obligation to pay the cash is created. तो फिर इसको क्या कंसिडर करने का? मैं बोलूंगा फिर सर इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि साल खत्म हो गया है और अगले साल जजमेंट आ सकता है, और अगले साल शायद जज साहब ऐसे भी बोल सकते हैं कि भर दो पैसा, तो अगले साल पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन केस तो इस साल में हुआ था, एक्सीडेंट तो इस साल में हुआ था, तो इस साल के शेयर होल्डर्स को, इस साल के ओनर्स को, इस साल के लेंडर्स को इस साल का रिपोर्ट पढ़ते वक्त नीचे दिखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर अभी तो कुछ लायबिलिटी है नहीं, कंपनी के पास से अभी तो कैश कुछ गया नहीं, लेकिन अगले साल शायद लायबिलिटी आ भी सकता है, शायद लायबिलिटी नहीं भी आ सकता है। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये बोलने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? कंटिंजेंट। इट इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। आई रिपीट, इट इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एंट्री नहीं होता है, मतलब जर्नल में कंटिंजेंट लायबिलिटी का एंट्री होने वाला नहीं है, लेजर में होने वाला नहीं है, साल भर में हम उसके बारे में बात करने वाले नहीं है। जब अपना साल खत्म होगा और एनालिसिस रिपोर्ट जिसका नाम है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नाम का रिपोर्ट हम बनाने को जाएंगे, उस वक्त अगर ऐसा दिखता है कि कोई तो लायबिलिटी शायद आ भी सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है, उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फिर बैलेंस शीट के नीचे छोटा सा नोट लिखेंगे, जर्नल में वापस जाने का नहीं, लेजर में वापस जाने का नहीं, बैलेंस शीट के अंदर लिखने का नहीं, बैलेंस शीट के नीचे लिखने का कि भैया ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अगले साल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर लायबिलिटी। बिजनेस स्टार्ट करने का तो क्या करने का? कैपिटल, और क्या करने का? बाहर का लायबिलिटीज, वो फिक्स्ड भी रह सकता है, करंट भी रह सकता है, और बाद में कभी कभी बिजनेसमैन क्या लेके जा सकता है? ड्रॉइंग्स, और कभी कभी साल के एंड में क्या हो सकता है? ऐसा कोई तो चीज जो अभी तक लायबिलिटी है कि नहीं है पता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, अभी पैसा तो आ चुका है बिजनेस में, पैसा तो आ चुका है बिजनेस में, उस पैसे को अभी हम क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। सिंपल, एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब पैसे के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, हम ऐसा जस्ट उड़ाने को नहीं जा रहे, लुटाने को नहीं जा रहे, हम लोग पैसा खर्चा करने को जा रहे हैं, उसके बदले अपने को कुछ ना कुछ तो चाहिए है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर दो तरीके का रहेगा, एक रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्चुअली तीन तरीके का रहेगा। एक रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा किया है उस खर्चे से जो मिला है, वो मिली हुई चीज हमको सिर्फ इस अकाउंटिंग ईयर के काम की नहीं है, बल्कि वो शायद 2, 3, 5, 10, 40, 50, 100 साल के काम की है, पता नहीं कितने साल के काम की है। Long duration, it's having a long life. We spent it today and we got some benefit today, but that benefit is not going to get exhausted, it is not going to get over immediately in the same year. It is going to get exhausted maybe over a period of time, a long period of time, which may be 5 years, which may be 7 years, which may be 100 years, we don't know. It's a long period. Then we will call it as a capital expenditure. So capital expenditure is incurred to acquire fixed assets, land, building, plant, machinery, furniture, vehicles. ये सब चीजों के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको हम बोलेंगे इट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा खर्चा उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेंट पे किया, सैलरी पे किया, लाइट बिल पे किया, एडवर्टाइजिंग का खर्चा पे किया, कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लेके आने का था तो उसके लिए जो कैरेज था, शायद रिक्शा रहेगी, शायद टेम्पो रहेगा, शायद ट्रक रहेगा, उसका खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया, वर्कर्स को चाय नाश्ता खिलाया, दिवाली को सबको गिफ्ट दिया, गुड्स परचेस किया, उसका पेमेंट किया, अलग अलग सर्विसेज लिया, अकाउंटेंट का सर्विस लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस लिया, कंपनी सेक्रेटरी का सर्विस लिया, लॉयर का सर्विस लिया,
उनके सर्विस के बदले में उनको पेमेंट किया, मैं बोलूंगा ये सब क्या बन गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमने खर्चा किया है, पैसा हमारे पास से गया है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आया है, लेकिन जो बेनिफिट आया है वो इसी साल में खत्म होगा। अगले साल अगर ये बेनिफिट फिर से चाहिए रहेगा तो अगले साल फिर से एक बार खर्चा करना पड़ेगा, अगले साल के अगले दिन भी फिर से खर्चा करना पड़ेगा। रेंट है तो महीने के महीने करना पड़ेगा, लाइट बिल है तो महीने के महीने करना पड़ेगा, टी एंड ब्रेकफास्ट है तो सुबह अलग से और शाम को अलग से करना पड़ेगा खर्चा। तो ये खर्चा ऐसा है कि उसका बेनिफिट तो मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बेनिफिट शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड बेनिफिट होने की वजह से हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू या फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ये बार 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 करना पड़ता है, वो कैपिटल और ये रेवेन्यू। वहां पे जब मैं पहले बात कर रहा था, मैंने क्या बोला था, कैपिटल मतलब क्या, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को दिया हुआ पैसा मतलब कैपिटल। अब बिजनेस को आने वाले पैसे की बात नहीं चालू है, बिजनेस पैसा खर्चा कर रहा है, तब बिजनेस के पास पैसा आ रहा था, अब बिजनेस के पास पैसा जा रहा है, जा रहा है तो क्या मिल रहा है, एक तो लॉन्ग टर्म चीज मिल रही है, नहीं तो शॉर्ट टर्म चीजें हो रही है। लॉन्ग टर्म मिलेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और शॉर्ट टर्म मिलेगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तीसरा रहता है उसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DEFERRED, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड मतलब क्या कि एक्चुअली देखा जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, एक्चुअली देखा जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इसका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज वो नेरोलैक पेंट्स वाला कुछ तो है, उसने रणबीर कपूर को के कोई तो एक हीरो है उसको एडवर्टाइज में लिया हुआ है, कवाली बिवाली गा के दिखाता है। अभी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्या, उसको क्या शायद 2 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ कुछ ना कुछ अमाउंट ही आ रहेगा एडवर्टाइजमेंट काम करने का, तो इज हैप्पी। नेरोलैक के एशियन पेंट्स वो भी हैप्पी, बाबा हमने खर्चा किया। अभी वो जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा वो इसके आगे शायद 2 या 3 साल चलेगा, मतलब एडवर्टाइजिंग का खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट ये एडवर्टाइजमेंट का जो रणबीर कपूर को दिया हुआ पेमेंट है। जब हुंडई कंपनी भारत में सबसे पहले कार लेके आई तो सेंट्रो कार उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था, तो शाहरुख खान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, भैया तू हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जा, तो उन्होंने शाहरुख खान को बड़ा पेमेंट किया रहेगा, शायद 10 करोड़ शायद 20 करोड़ वाला कुछ तो पेमेंट किया रहेगा। फिर उसको बोला रहेगा अभी अगले 3-4 साल तक हम ये एडवर्टीजमेंट अभी शूट किया है वो आगे यूज करने वाले। तो हुंडई के लिए, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शाहरुख खान को तो पैसा मिला है, हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो शाहरुख खान ने पैसा खर्चा नहीं किया है, हुंडई कंपनी ने पैसा खर्चा किया है, एशियन पेंट ने पैसा खर्चा किया है कि वो किसी ब्रांड एम्बेसडर को बड़ा पेमेंट करते हैं और फिर बाद में एक बार पेमेंट करके उस पेमेंट का बेनिफिट 3-4 साल तक लेते रहते हैं। मैं बोलूंगा फिर ये क्या बन गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं तो बिल्डिंग को पेंट करते हैं, पेंट किया तो 4-5 साल के अंदर फिर से बार खराब हो जाता है, लीकेज वीकेज होता है, फिर से करना पड़ता है। मैं बोलूंगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगेन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है, हेवी लीगल एक्सपेंसेस, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमने पहले वकील के पास से अपना एग्रीमेंट बनवा के लिया। हम लोग कौन है, कोई तो बड़ा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, हम इंडिया में अपना टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो हम लोग सभी कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट करने का ना, नहीं तो बाद में कोई कस्टमर अपने को तकलीफ देगा, कोर्ट में लेके जाएगा तो अपने को झंझट हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, जब तुम हमारा सर्विस लेते हो तो पहले तुमको एग्रीमेंट पे आई एग्री करके साइन करना पड़ेगा, नहीं तो टिक मार्क करके प्रोसीड करके तुमको बटन दबाना पड़ेगा। तो वो जो एग्रीमेंट है उसको ड्राफ्ट करवा के लेना पड़ेगा, परफेक्ट रहना चाहिए एग्रीमेंट। तो किसी बड़े वकील फर्म को हमने वो पेमेंट किया हुआ है, ऐसे देखा जाएगा तो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो, लेकिन उसका बेनिफिट अपने को आगे बहुत सारे साल के लिए होगा। हम बोलेंगे इसको क्या बोलने का, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब लॉन्ग टाइम, रेवेन्यू मतलब एक साल के अंदर, डिफर्ड रेवेन्यू मतलब एक साल से ज्यादा, लेकिन ऐसा 10 साल नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम, बाद में फिर से करना पड़ेगा। हम बोलेंगे क्या है तुम्हारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक चीज है, तो सर हमने ना कुर्सी लिया है, फैक्ट्री में कुर्सी लिया है, हमारा ऑफिस में कुर्सी लिया है, तो सर वो भी हम 3 साल में बदल देंगे, तो कुर्सी को क्या बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूं हरा वाला, कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूं ब्लू वाला, क्योंकि 3 साल में बदलूंगा ना। नहीं, देयर इज वन मोर स्मॉल पॉइंट, जब वो कुर्सी को अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलना पड़ेगा, उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के नहीं चलेगा, क्योंकि उस कुर्सी का खुद का एक वजूद है, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, उसका खुद का एक कैपेसिटी है, और वो 3 साल के अंदर अगर आप उसको बेचने को जाओगे आपको कुछ ना कुछ तो पैसा मिल जाएगा, 3 साल के बाद में अगर बेचने को जाओगे तो भी कुछ ना कुछ तो पैसा मिल जाएगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का वापस कुछ नहीं मिलता है, बेनिफिट है, लेकिन हम बोलेंगे अरे हमारे पास शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हमने शूट करके रखा है हुंडई सेंट्रो के लिए, अच्छा मारुति तुम लोग अभी उसको यूज करो। मारुति बोलेगा हम कैसे यूज करें भाई, शूटिंग तो तुम्हारा हुंडई सेंट्रो के ऊपर हुआ है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं।
तुम्हारा वकील का कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया हुआ तुम्हारे कंपनी के लिए बना है, हमारे लिए कैसे काम का हो सकता है? तुम्हारे फैक्ट्री बिल्डिंग को पेंट किया, हमको उसका क्या फायदा, हम उसको बेच नहीं सकते। सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो 3 से 5 साल के अंदर उसका बेनिफिट खत्म होता है, 1 साल से ऊपर चलता है, 3 से 5 साल के अंदर खत्म होता है। लेकिन अगर 3 से 5 साल के अंदर या फिर तीसरे या फिर 5वें साल के एंड में तुम उसको बेचने को जाओगे, हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। अभी वो खर्चा हो गया ना, खर्चा हो गया, अभी कुछ वापस नहीं मिलेगा। शायद कुर्सी बेचने को जाओगे तो एकदम कम अमाउंट, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ नहीं तो भंगार का पैसा मिल जाएगा, वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर which is more like a revenue expenditure, but it is having a benefit period more than one accounting year, then it is called as deferred revenue expenditure. Okay, so these are the points to be kept in mind. पैसे आने के रास्ते हमने देखे हो गए, अब पैसे जाने के 3 रास्ते देखे हमने, एक कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा रेवेन्यू, तीसरा कौन सा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा तरीके करेगा, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्रिएट हो जाएंगे, एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। मैंने जैसा एग्जांपल दिया वैसा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ये सब जो अलग अलग चीजें हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर एसेट्स। एट द सेम टाइम सर हमने कॉपीराइट क्रिएट किया रहेगा, तो हमने पेटेंट बना रहेगा, तो वो भी एसेट है क्या? हाँ, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उस पर बहुत सारा खर्चा किया और उस रिसर्च का अल्टीमेटली एक नतीजा निकला और उस नतीजे को यूज करके अभी हम लोग पेटेंट ले रहे हैं। गुड, नाइस। तो पेटेंट भी क्या बन गया तुम्हारा, फिक्स एसेट बन गया है। ओके, सो फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स है जैसे वहां पे था, लायबिलिटीज 2 तरीके का था, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, दूसरा करंट लायबिलिटीज। वैसे यहाँ पे भी है, एसेट 2 तरीके का रहेगा, फिक्स एसेट्स और बाद में करंट एसेट्स आने वाले हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, एसेट्स व्हिच हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। एंड दे मे बी टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। सर ये कुछ तो नया शब्द आ गया है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, क्या शब्द है सर? बताता हूँ, आएगा, अगला पॉइंट आने वाला है उसके ऊपर ही। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, they can be tangible or they can be intangible, but वो बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स है। अगला पॉइंट है फिक्टिशियस एसेट्स, वो जो तुम्हारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे ना रे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, और फिक्टिशियस एसेट्स आर बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, गुडविल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मतलब वो इंटेंजिबल एसेट है। जब मैं बोलता हूँ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब चीजों को आप देख सकते हो, उसका साइज क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है, कितना यूटिलिटी मिलेगा, ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसको आप छू सकते हो। वो अभी खराब हो रहा है तुमको डायरेक्टली समझ में आ सकता है। दीज आर टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि उसको हम छू सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। सिर्फ मैं इमेजिन नहीं करते हम लोग, उसका बेनिफिट है अपने को सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि वी कैन सी इट, वी कैन टच इट, देन इट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट। बट देयर आर सम एसेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब जो है ये तो समझ में आ रहा है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज गुडविल। गुडविल मतलब क्या है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगले साल मतलब 12वीं में जब आप अकाउंट्स पढ़ाई करने को आओगे, तब एक पूरा टॉपिक ही है कि जो हमने परचेस किया नहीं है, ऐसे गुडविल को बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का, ये अगले साल सीखने का अपने को। अभी तो सिर्फ इतना याद रखो, गुडविल मतलब क्या है, गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। एक नया दुकान है और एक पुराना दुकान है मिठाई का, आपका 10वीं का एग्जाम पास हो गया, मस्त रिजल्ट गया, अभी आपको पेड़ा बांटने का है सबको, सोसाइटी में, चौल में, जिधर रहते रहोगे वहां पे, फॉलोइंग में, तो किधर से पेड़ा लेने को जाओगे? तुम बोल के नहीं, वो रेप्यूटेड दुकान है ना, उधर से लेके जाएंगे। मतलब क्या हुआ, दोनों के पास शायद पेड़े का साइज सेम, अंदर का शुगर और बाकी जो भी कुछ मावा वगैरह रहेगा उसका कंटेंट सेम, दोनों को बनाने वाला आचार्य का एक्सपीरियंस लेवल सेम, सब कुछ सेम रहेगा, तो भी यू आर जस्ट गोइंग टू दैट ओल्ड शॉप which is having a good reputation for so many years. Now since I'm in Pune, I can say उचितराय के पास जाके लेके आएंगे, नहीं तो कोई सो डेयरी के पास से जोशी स्वीट वाला लेके आएंगे, नागपुर करेगा बोलेंगे नहीं सर हल्दीराम के पास से लेके आएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये जो हल्दीराम का, नहीं तो चितड़े का, नहीं तो कोई और तुम्हारे गांव का कोई फेमस स्वीट वाला रहेगा, उसका रेप्यूटेशन is helping him to get the customers over its competitors, that is called as the goodwill. So goodwill is the reputation of the business, it is there, it helps the business, but you can't see it, you can't touch it। अरे ये देखो गुडविल, ये देखो हमारा लैंड है, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा व्हीकल है, ये हमारा फर्नीचर है, हम उधर बैठ सकते हैं उसके ऊपर, गुडविल दिखता नहीं, तो इंटेंजिबल है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेट, बट ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एसेट। पहले मैंने बताया एसेट्स कितने थे, एक, एक्सपेंडिचर कौन से थे, कैपिटल,
रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या बन गया? फिक्टिशियस एसेट। और रेवेन्यू मतलब क्या बन गया? एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, साल भर के अंदर खत्म होने वाले एक्सपेंसेस। और कैपिटल के अंदर क्या बोला कि इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इट कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो लॉन्ग टर्म वाले को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। साथ में आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो बहुत ही जल्दी फिर से एक बार कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसको बोलने का अपने को करंट एसेट्स। सर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। करंट लायबिलिटीज मतलब जो लोगों को एक साल के अंदर पैसा वापस देना पड़ेगा, वो अपना करंट लायबिलिटीज है। वैसे जो चीज का एक साल के अंदर कैश में कन्वर्जन हो जाएगा, उसको हम करंट एसेट बोलेंगे। मतलब स्टॉक, दुकान के अंदर जो स्टॉक है, दुकान के अंदर फर्नीचर है, वो फिक्स एसेट है। और उस फर्नीचर के अंदर हमने स्टॉक लगा के रखा हुआ है, वो क्या है? अपना करंट एसेट है। या फिर अपने डेटर्स, मतलब हमारे वो कस्टमर्स कि जो हमारे पास से क्रेडिट पे गुड्स लेके गए हैं, तो उनके पास से अपने को पैसा आने का बाकी है। तो आज वो हमारे लिए क्या दिख रहे हैं? पैसा आने का बाकी। और कल क्या बन जाएंगे? पैसा आ चुका है। आज क्या दिख रहा है? स्टॉक। कल क्या हो जाएगा? अरे बेच दिया, कैश आ गई। तो दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। करंट एसेट्स आर द मेन एसेट्स ऑफ द बिजनेस इन विच आवर बिजनेस इज ऑपरेटिंग। जिसको बेच के अपना बिजनेस चलता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज करंट एसेट्स। सो डेटर्स, bills receivable, cash, bank balance and stock, all these different things are considered as current assets. नेक्स्ट इज डेटर। डेटर इज वन ऑफ द करंट एसेट, जिसको हमने गुड्स बेचा है लेकिन अभी तक इमीडिएटली पैसा लिया नहीं है, उसके खाते पे लिख के रखा हुआ है, और जब उसका ड्यू डेट आएगा तब वो पैसा दे देगा, उसको हम बोलेंगे तब पैसा आ चुका है। लेकिन तब तक के लिए, गुड्स बेचने के बाद पैसा आने का दिन तक, वो जो बीच का पीरियड है, तब तक उसको क्या बोलेंगे? डेटर, और वो करंट एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट सर, प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब अपना इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। लॉस का मतलब क्या है? जब अपना इनकम कम है और अपना एक्सपेंसेस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? हो गया लॉस। इनकम का मतलब क्या? रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग बिजनेस रहेगा, तो तुम्हारे लिए इनकम का मतलब क्या? तुम्हारे लिए इनकम मतलब गुड्स बेच के आया हुआ पैसा। अगर तुम्हारा सर्विसेज का बिजनेस रहेगा, तो तुम्हारे लिए इनकम मतलब क्या? सर्विसेज दे के आया हुआ पैसा। अगर तुम्हारा फैसिलिटी प्रोवाइड करने का बिजनेस रहेगा, तो इन दैट केस तुम्हारे लिए इनकम मतलब क्या? फैसिलिटी का मिला हुआ रेंट नहीं तो उसका चार्जेस, वो तुम्हारा इनकम हो जाएगा। सो इनकम मतलब द रेवेन्यू अराइजिंग आउट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट, रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू मतलब अगेन दैट इनकम which is from normal business activities, usually from the sale of goods and services. So income is the revenue arising as a result of business transactions. It is the amount receivable or realized from services provided and earnings from interest, dividend or commission, etc. Revenue on the other hand is from the normal activities, usually from sale of goods. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एग्जाम के लिए? अगर इनकम शब्द आया और रेवेन्यू शब्द आया, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क करेंगे हम लोग। इनकम शब्द है तो क्या बोलने का है? इट इज रियलाइज फ्रॉम सर्विसेज, जो बिजनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अपने को मिल रहा है। एग्जाम्पल क्या रहता है? तुम्हारा बिजनेस ने क्या कर दिया था? तुम्हारे बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और इस इन्वेस्टमेंट कर तुमको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं तो क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना इज कंसिडर्ड एज इनकम। ऑन द अदर हैंड, तुम्हारा बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स को बेच रहा है, नहीं तो सर्विसेज को दे रहा है, उसको बेच के तुमको जो पैसा मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। सो जनरली दीज वर्ड्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड। इनकम किसको बोलने का, रेवेन्यू किसको बोलने का? दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। लेकिन अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू, तो बोलने का रेवेन्यू इज अ स्पेशल टर्म, इट इज यूज फॉर दैट इनकम विच इज received or which is earned by doing the main activity of the business, and income is that income or that revenue which is earned other than the main activity of the business, so that is considered as income. Generally income is on account of investments, income is on account of other things, रद्दी बेचा तो उसको बोलूंगा इनकम हो गया भाई, बाकी कुछ नहीं। कमीशन मिला है, अगर अपने को इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, वो सब क्या बन गया? आपका इनकम। और गुड्स बेच के पैसा मिला है, सेल्स का अमाउंट है, सर्विसेज बेच के पैसा मिला है, उसको बोलेंगे हम लोग सर्विसेज है, और सॉरी उसको बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। तो देखिए भैया, ओनर 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 क्या करता है? ओनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है। लेंडर्स क्या करते हैं? लेंडर्स बिजनेस को फिक्स्ड लायबिलिटीज क्या पैसा देते हैं। सप्लायर्स क्या करते हैं?
वो बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पे देते हैं। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बन गया है। फिर इतने पैसे का हम क्या करते हैं? हम एक तो लॉन्ग टर्म एसेट परचेस करते हैं विच कैन बी आइदर टेंजिबल और विच कैन बी इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हो सकता है सर? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या बन गया? टेंजिबल। और इंटेंजिबल का मतलब क्या बन गया सर? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ओके, ऑल दिस थिंग्स और नो हाउ, दे कैन बी कंसिडर्ड एज योर इंटेंजिबल एसेट्स। इसके हम लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स लाइक स्टॉक जो हम बेचने वाले हैं, और वी कैन ऑल्सो हैव डेटर्स, और वी कैन ऑल्सो हैव कैश, और वी कैन ऑल्सो हैव बैंक अकाउंट। इसके अलावा क्या बन सकता है? अपना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन सकता है, उधर पैसा जा सकता है। तो बिजनेस में देखो पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम नाउ। फिक्टिशियस एसेट कैसे बनते जाएंगे फिर तुम्हारे? वो क्या तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा, शाहरुख खान को हमने अपॉइंट किया था लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट में, तो पेंटिंग का खर्चा, नहीं तो लॉन्ग टर्म लीगल एक्सपेंसेस, ओके, ये सब चीजें यहाँ पे आने वाली है। फिर इसको सबको हम लोग करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? थोड़ा इनकम आएगा और थोड़ा एक्सपेंसेस होगा। जब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हम बोलेंगे क्या बन गया भैया? प्रॉफिट। इनकम और रेवेन्यू के सामने एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट बन गया। और अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं सर हमारा ना गड़बड़ हो गया, हमारा इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्या बन गया? तो बन गया तुम्हारा लॉस। Okay, so this is how the business is basically happening. These are the terms which we are required to keep in mind. Capital का मतलब क्या? अच्छा, और एक चीज रह गया मेरा यहाँ पे, बिजनेस में से अगर ओनर कुछ घर पे लेके जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स। तो दिस इज हाउ बिजनेस में एक्टिविटीज चल रहा है। और हम कहाँ पे बैठे हैं? हम लोग इधर बैठे बाबा लोग, हम लोग अकाउंटेंट है इधर बैठे हुए। ये इधर अपना बिजनेस मैन है, वो हिस्ट्री कर रहा है, वो हीरो है हीरो, और हम लोग अकाउंटेंट इधर, हम उसने किया वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर हमने गलती की तो उसको लोन नहीं मिलेगा, अगर हमने गड़बड़ की तो उसको गवर्नमेंट टैक्स का पेनल्टी लगाएगा। मतलब अपने ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है। पूरा बिजनेस को हम लोग अपने शोल्डर पे लेके खड़े रहने वाले, याद रखो। वो डिसीजन लेगा लेकिन उसका डिसीजन गलत जा सकता है, हमने मदद की तो उसका डिसीजन बराबर होने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, आई होप यू कैन सी नाउ एंटायर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, हाउ इट इज हैपनिंग एंड डिफरेंट टर्म्स। क्या क्या बोला मैंने? कैपिटल, ड्रॉइंग, फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, उसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, और शॉर्ट टर्म एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश वगैरह वगैरह, एंड फिक्टिशियस एसेट्स। उसके अलावा इनकम मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब क्या, एक्सपेंसेस मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब क्या, लॉस मतलब क्या। सो मेनी थिंग्स वी हैव कवर्ड। नाउ अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है। मुझे मालूम है लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, आपका शायद पेशेंस टूटा रहेगा, किसी किसी को नींद आती रहेगी, लेकिन जरा नींद को संभालो। उसको बोला नींद रानी थोड़ा देर जाना, जरा मुझे पढ़ाई करना है। 2-3 टर्म्स बाकी है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मतलब कंसेशन। डिस्काउंट 2 तरीके का रहेगा, सेलिंग प्राइस में कंसेशन मतलब डिस्काउंट। तो पहला कंसेशन कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा कंसेशन कौन सा है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? जो बल्क में परचेस करने के लिए दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब वो रेट को ही कम कर देता है। जहां पे सेलर गुड्स के रेट को ही कम कर देता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। आप बोलोगे कैसे दिया? बोलता है 100 एंड 100, 1 किलो के लिए इतना इतना है, 1 किलो के लिए 100 रुपया। तुम बोलते अच्छा 1 किलो, मैं 2 किलो लेता हूँ, 150 में दोगे क्या? बोलो मतलब व्हाट आर यू डूइंग? अगर 1 किलो के लिए 100 रुपया है, 2 किलो के लिए 200 रुपया होना चाहिए था, लेकिन तुम बोलते 2 किलो परचेस करने को तैयार हूं, 150 में दोगे क्या? यू आर आस्किंग अ डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज फॉर परचेसिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी। दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा रहता है परचेस करके हो गया है, आपको बोला था 3 महीने के बाद में पैसा दिया तो भी चलेगा, लेकिन मैं फिर से आपको फोन करके बोलता हूँ अरे मैंने आपको खुद ही बोला है 3 महीने के बाद पैसा दिया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जरा कैश की जरूरत है, आज जल्दी पैसा देते हो क्या? अगर तुम जल्दी पैसा दोगे तो मैं तुमको और डिस्काउंट देता हूं। तो ये कौन सा डिस्काउंट? दिस इज नॉट फॉर परचेसिंग इन बल्क क्वांटिटी, दिस इज नॉट फॉर परचेसिंग इन लार्ज क्वांटिटी,
दिस इज फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और मेकिंग पेमेंट अर्लियर देन द ड्यू डेट। जल्दी पेमेंट करने का डिस्काउंट है, जिसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज एट द पॉइंट ऑफ सेल, कैश डिस्काउंट इज एट द पॉइंट ऑफ पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंटिंग is for purchasing in large quantity. Cash discount is not for purchasing in large quantity. It is for making prompt payment, early payment. Then it is called as cash discount. अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड किया नहीं जाता है और कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सर मतलब क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे मतलब क्या है? आएगा सेकंड टॉपिक में यही सीखने का अपने को कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और बाद में उसको रिकॉर्ड करना है नहीं रिकॉर्ड करना है मतलब क्या है। सिर्फ इतना याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनने वाला नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होने वाला नहीं है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनने वाला नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होने वाला नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो दिस इज द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, कैश डिस्काउंट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट। ओके, चल लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट पार्ट। सर अभी ये छोटा छोटा टर्म्स है, इनका आपस में कुछ रिलेशनशिप्स नहीं है। सॉल्वेंट मतलब क्या है? सॉल्वेंट मतलब जिसका तबीयत हट्टा कट्टा है, उसका खुद का नहीं, उसके बिजनेस का। जिसके बिजनेस का तबीयत हट्टा कट्टा है, जिसके बिजनेस के लायबिलिटीज के मुकाबले उसके एसेट्स ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। आई रिपीट, जिसके बिजनेस के लायबिलिटीज के मुकाबले उसका एसेट्स ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट का मतलब है जिस बिजनेस का तबीयत हट्टा कट्टा है उसको बोलने का सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब एग्जैक्टली उल्टा, जिसका एसेट्स कम है, एसेट्स का वैल्यू गिर चुका है और लायबिलिटी अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो उसने इन्वेस्ट किया था लैंड बिल्डिंग में, लेकिन उधर कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया और वॉर चालू हो गया, तो उधर डिफिकल्टी है, भाव गिर गया है। तो एसेट्स तो है, एसेट्स का साइज कम नहीं हुआ, बट एसेट्स का वैल्यू गिर गया है और लायबिलिटीज तो वैसे कैसे बैंक लोन लेके रखा था। तो देन दैट पर्सन मे हैव डिफिकल्टीज नाउ। अगर उसको दूसरा कोई इनकम का सोर्स नहीं रहेगा तो उसको बोलना पड़ेगा सॉरी मैं भी लोन रिपे नहीं कर सकूंगा, मेरे पास ताकत नहीं है। तो इन दैट केस ही विल बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? बिजनेस हट्टा कट्टा है। और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? बिजनेस मरने को आ गया है, बिजनेस के एसेट्स काफी वीक है, काफी कम है, इनसफिशियंट है और बिजनेस का लायबिलिटीज ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का रहता है और अभी हम लोग अकाउंटिंग पीरियड इनकम टैक्स के हिसाब से देखेगा तो हमेशा कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं मतलब हम लोग 1 अप्रैल से चालू करते हैं और 31 मार्च तक जाते हैं। ओके, सो अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च। आई एम रिपीटिंग अगेन, अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च। ऑब्वियसली जिस साल तुम बिजनेस चालू करोगे उस साल में जरूरी नहीं कि तुम बराबर 1 अप्रैल को चालू करोगे, तो शायद तुम 1 दिसंबर को बिजनेस चालू करोगे, तो उस साल में तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर कब से चालू हो जाएगा? 1 जनवरी टू 31 मार्च। मतलब उस साल का तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो सिर्फ 3 महीने का रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर शुड एंड ऑन 31 मार्च। सिंपल लॉजिक। फिर अगले साल से तो झंझट नहीं, अगले साल से तुम्हारा बराबर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता रहेगा। बट फर्स्ट ईयर में शायद वो छोटा रह सकता है। 1 अक्टूबर को चालू किया रहेगा तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 1 सितंबर को चालू किया रहेगा तो 1 सितंबर टू 31 मार्च। कब? फर्स्ट ईयर में। बाद में सेकंड ईयर से आके कुछ झंझट है ही नहीं। दिस इज द अकाउंटिंग ईयर। वी डोंट फॉलो कैलेंडर ईयर, वी फॉलो अकाउंटिंग ईयर। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रेडिंग कंसर्न, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को परचेस करके गुड्स को बेचना, नहीं तो गुड्स को बना के बेचना। दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेडिंग कंसर्न। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? Why are they doing this activity? They are doing the activity basically for earning profit. Then it is called as trading concern. Not for profit organization. मतलब ये भी शायद ट्रेडिंग कर सकते रहेंगे, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी एज सच। उसको बोलेंगे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा रहेगा आपके शहर में, आपके गांव में कुछ तो सहकारी भंडार रहेंगे, जहां पे बाकी दुकान में जो गुड्स मिलते हैं वही तो गुड्स वहां पे भी मिलेंगे, बट उसका कीमत थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। या फिर क्लब रह सकते हैं, हेल्थ क्लब रह सकता है। नहीं सर, हमारे यहाँ पे तो जिम खाना है, वो तो बहुत सारा पैसा चार्ज करता है। देन इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। बट वो अपने मेंबर्स को देता है कि क्या करता है वो चेक करना पड़ेगा। जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग गुडविल और हार्मनी इन द सोसाइटी। स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, ये सब चीजें बहुत सारा बार क्या बन सकता है? नॉट फॉर प्रॉफिट बन सकता है। नहीं सर, हमारे यहाँ पे तो बड़ा वोखाट हॉस्पिटल है, वोखाट हॉस्पिटल इज नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, वोखाट हॉस्पिटल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा काम करता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो इट्स ए डिफरेंट स्टोरी।
हमको क्या देखने का है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई आर दे डूइंग द सेम एक्टिविटी विच अदर्स आर डूइंग इट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, दीस पीपल आर डूइंग नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बल्कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और टू कीप द सेम थिंग्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी, फॉर इवन पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। मैं बोलूंगा फिर ये क्या बन गया, नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब ये जिनको काम करके देंगे शायद उनके पास से पैसा नहीं लेंगे, किसी और के पास से डोनेशन लेंगे और इनको काम करके देंगे। मैं बोलूंगा ये क्या बन गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या है सर? डेटर याद है कि आपको? डेटर हमने गुड्स बेचा था, उसको बोला था 3 महीने के बाद में पैसा दो, वो अपना डेटर था, करंट एसेट था। तो उस डेटर में से अगर किसी का सपोज गुड्स हमने उसको बेच के हो गया है, 3 महीने का टाइम दिया है, उसके बीच में उसके बिजनेस में कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया और उसने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, नहीं मैं नहीं दे सकता पैसा, इंसॉल्व, मेरा लायबिलिटीज ज्यादा है, मेरा एसेट्स कम है। मैं बोलूंगा ठीक है, फिर आपने देखो क्या बन गया, ही इज दैट डेटर हु हैज टर्न्ड आउट टू बी बैड। जैसा रॉटन मैंगो, मैंगोज लाए थे, पूरा पेटी लाया था मैंगो का मस्से से, उसमें से कुछ कुछ मैंगोज रॉटन मैंगोज निकले, वैसा बहुत सारे डेटर से उसमें से डेटर क्या निकला, बैड डेटर निकला। दैट डेटर हु कुड नॉट पे द मनी ऑन टाइम एंड देयरफॉर इज नॉट गोइंग टू पे, हम उसका अकाउंट अपने बुक्स में से हटाने वाले हैं, पैसा नहीं मिला, डूबा, बैड डेट, पैसा डूबा मतलब बैड डेट। ओके, एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, जो हमने इक्वेशन बोला था, अगर याद रहेगा तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। उसी को यूज करके एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला है, नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, तीन शब्द है, तीन शब्द का एक ही मतलब है, कोई बोलता है नेटवर्थ, कोई बोलता है ओनर्स इक्विटी, कोई बोलता है कैपिटल। तो नेटवर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल, और ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स मतलब टोटल इक्विटी, ओनर्स इक्विटी टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी मतलब क्या, एसेट्स, ओनर्स इक्विटी मतलब क्या, कैपिटल, तो माइनस क्या, क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब लायबिलिटीज, सो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। याद है अपना इक्वेशन, वही यहाँ पे फिर से बार कंसिडर किया हुआ है। तो देखो भैया, if the capital of the business is 4 lakh, capital of the business is 4 lakh and creditors are 2 lakh, then total equity is how much? ऊपर मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या अपना, ओनर्स इक्विटी मतलब क्या रहे, कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज रुपीज 4 लाख। ओके, एंड क्रेडिटर्स इक्विटी इज हाउ मच, 2 लाख, तो क्रेडिटर्स इक्विटी यहां पे 2 लाख है। और मैंने इक्वेशन क्या लिखा था, ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल इक्विटी माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। सो यहाँ पे टोटल इक्विटी कितना है अपने को पता नहीं है, so total equity minus 2 lakh is equal to 4 lakh. I think it is very easy equation now. We can say total equity, or you can also say assets. Total equity is equal to how much, 4 lakh, इधर जाएगा तो बन जाएगा अभी प्लस बन जाएगा, मतलब it will become 6 lakh. सगळ्यांना कळतंय का? प्लीज व्यवस्थित लिहून घ्या, कळलं असेल तर प्लीज लाईक बटन दाबा, मित्रांबरोबर शेअर करा मस्तपैकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुठला तुमचा, इफ टोटल एसेट्स आर रुपीज 1,50,000, बाबा लोग टोटल एसेट्स की बात चालू है। पहिला क्वेश्चन हो गया मेरा, टोटल एसेट्स म्हणजे टोटल इक्विटी, त्याची अमाउंट किती आहे, 1.5 लाख आहे, आणि कॅपिटल इज 1 लाख, म्हणजे इकडे आलं 1 लाख, तर मग क्रेडिटर्स इक्विटी म्हणजे लायबिलिटी किती असणार आहे विचारतात। मैं म्हणलं ठीक है, 1 लाख इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लायबिलिटी का मतलब हो जाएगा 50,000। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 5 लाख, टोटल एसेट्स बाबा लोग मतलब बीच की बात चालू है, टोटल एसेट्स इधर 5 लाख है, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 2 लाख, then what must be the owner's equity? ओनर्स इक्विटी कितना होगा, बोलूंगा सिंपल है, अभी कितना रहेगा ओनर्स इक्विटी, बोलो ना फटाफट से कैलकुलेट करो, मन ही बोलो तो भी चलेगा, मुझे सुनाई नहीं देगा, अभी टेंशन मत लो, गलती हुआ तो भी चलेगा। अमाउंट इज गोइंग टू बी 3 लाख। ओके, सो what is the basic idea? Net worth or owner's equity is the amount of the funds provided by the proprietor in the business, is also called as capital, हमने देखा था पहले, as well as the excess of the assets over liabilities of the business is also known as capital or net worth. Net worth includes capital and reserves. कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो इसका मतलब क्या, अपने को फर्स्ट टॉपिक जब खत्म होगा और जब हम जर्नल नाम के टॉपिक के पास जाएंगे तभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो कैश में लाएगा मतलब क्या, काइंड में लाएगा मतलब क्या, तब मैं डिस्कस करूंगा। तो आपने अच्छा पेशेंस दिखाया, लेक्चर में थोड़ा एक्सटेंड हो गया, फिर भी आप रुके मस्त से,
So I'm very happy for all of you. You're very intelligent students. You are going to get 100 out of 100 marks in accounts. Okay. So all the best to all of you. अभी मिलेंगे कल हम लोग इसके आगे का लगभग मेरे ख्याल से कल लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट टॉपिक का. जो बाकी सब जगह पे टॉपिक लिटरली 5 मिनट के अंदर खत्म होता है, आप पढ़ लो करके बोल देते हैं, सिर्फ 1-2 डेफिनेशन को बोल देते हैं, उसको हमने 4 लेक्चर डाले हुए हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट. आई नो दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. आई नो दैट यू आर गोइंग टू बिकम गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, चलो देन, सी यू, बाय बाय. अभी मस्त से सो जाना और कल सुबह उठ के फिर से एक बार रिवीजन कर लेना और कल रात को मेरे पास फिर से एक बार 9 बजे आ जाना. ओके, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.